स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम लोग डीएनए का रेप्लिकेशन यानी डीएनए का प्रतिलिपिकरण कैसे होता है, अनुलिपिकरण कहते हैं, प्रतिलिपिकरण कहते हैं, रेप्लिकेशन कहते हैं, कैसे होता है इस चीज को हम लोग जाने। उसमें हमने ये भी बताया था कि थोड़ा बहुत अंतर होता है प्रोकैरियोट में और यूकैरियोट में डीएनए रेप्लिकेशन में। तो यहाँ पर हम लोग यह समझने का प्रयास करेंगे कि ये जो रेप्लिकेशन जो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में होता है, इसमें क्या अंतर होता है, मुख्य जो अंतर है वो क्या है। क्योंकि हमारा समय ज्यादा नहीं लगे, जैसा कि आप देख रहे हैं पूरा बोर्ड लिखना है, समय ज्यादा लग जाता, वीडियो लंबा हो जाता, इसलिए मैंने इसको पहले ही लिख लिया है। अब हम स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि हमने पहले भी यह समझने का प्रयास किया कि इसका प्रोसेस क्या होता है, इसके स्टेप्स क्या होते हैं। पहला स्टेप जो है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन की शुरुआत जो होती है वो यहाँ ओरिजिन से मतलब है ओरिजिन प्लेसेस, यानी कितने जगह से रेप्लिकेशन की शुरुआत किन तरह की कोशिकाओं में होता है। तो अगर प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात करें तो यहाँ प्रत्येक क्रोमोसोम में यानी एक क्रोमोसोम में एक प्लेस होता है, एक जगह होता है जहां से रेप्लिकेशन की शुरुआत होती है। वहीं अगर यूकैरियोटिक कोशिका की बात करें, जैसे कि हम लोगों में या जितने भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स में है उनमें, तो वहां पे मल्टीपल पर क्रोमोसोम यानी एक ही क्रोमोसोम में बहुत जगह से, एक से अधिक जगह से रेप्लिकेशन की शुरुआत होती है। दूसरा स्टेप शुरुआत हुआ तो सबसे पहला क्या होगा कि अनवाइंडिंग, यानी डीएनए की कुंडली जो है वो कुंडली खुलेगी और दोनों ही स्ट्रैंड अलग होंगे। तो अनवाइंडिंग जो होता है ये हेलिकेज एंजाइम, तो प्रोकैरियोट में भी हेलिकेज एंजाइम ही काम करता है और यूकैरियोटिक में भी हेलिकेज एंजाइम ही काम करता है। इसके बाद जो तीसरा स्टेप है स्टेबलाइजेशन ऑफ टेम्पलेट। जैसा कि पहले भी हम लोग समझे कि अगर वह कुंडली जो है, जो कुंडली वाइंड है, वह कुंडली जब खुलती है तो खुलने के बाद इसके जो न्यूक्लियोटाइड हैं या नाइट्रोजनस बेसेस हैं या एलोन हो जाते हैं, तब ये ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं। अब सक्रिय होने की वजह से ये फिर से जुड़ने का प्रयास करते हैं, तो फिर से नहीं जुड़े, इस प्रोसेस को हम लोग स्टेबलाइजेशन ऑफ टेम्पलेट कहते हैं या फिर स्टेबलाइजेशन ऑफ अनवुंड टेम्पलेट। तो इसके स्टेबलाइजेशन के लिए SSBP, बहुत जगह SSBS भी कहा जाता है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन। तो प्रोकैरियोटिक सेल में भी यही काम करता है और यूकैरियोटिक सेल में भी SSBP यानी सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन ही काम करता है। इसके बाद चौथा स्टेप जो हमारा आता है सिंथेसिस ऑफ आरएनए प्राइमर, यानी कि जब ये अनवुंड हो जाता है तो यहाँ पर जो 3 प्राइम से 5 प्राइम डायरेक्शन वाला टेम्पलेट होता है, वहां पे एक आरएनए प्राइमर का निर्माण होता है। अब यह आरएनए प्राइमर जो है प्राइमेज एंजाइम द्वारा प्रोकैरियोटिक कोशिका में भी यानी प्रोकैरियोटिक सेल में भी प्राइमेज एंजाइम द्वारा ही सिंथेसिस किया जाता है और यूकैरियोटिक सेल में भी प्राइमेज एंजाइम द्वारा ही सिंथेसाइज किया जाता है। अब जब आरएनए प्राइमर जुड़ गया तो उसके बाद क्या होगा कि डीएनए स्ट्रैंड का संश्लेषण होगा यानी सिंथेसिस होगा, यानी कि इलोंगेशन ऑफ डीएनए चेन। तो इलोंगेशन जो होता है वह डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, किसमें? प्रोकैरियोटिक सेल में। प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए पॉलीमरेज थर्ड द्वारा होगा और यूकैरियोटिक सेल में हालांकि ये जो है एक ग्रुप ऑफ एंजाइम्स, यानी इसमें तीन यानी डीएनए पॉलीमरेज अल्फा, डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा और डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन। ये जो है आपको डीएनए पॉलीमरेज थर्ड का हिस्सा होता है और ये जो है डीएनए पॉलीमरेज सेकंड का हिस्सा होता है और ये डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट का हिस्सा। तो ये जो है आपको डीएनए टेम्पलेट के इलोंगेशन में मदद करते हैं या डीएनए टेम्पलेट के इलोंगेशन प्लस प्रूफ रीडिंग, ये दोनों में मदद करते हैं। अब इसके बाद क्या होता है कि जैसा कि हम लोग, जैसे ये एक स्ट्रैंड पे जो है 3 प्राइम से 5 प्राइम डायरेक्शन में है,
वहां पर तो कंटिन्यूअस स्ट्रैंड बन जाता है, लेकिन उसके जो है कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड पे डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड बनता है, जिसको हम ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स कहते हैं। इस ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स को जोड़ने की जरूरत पड़ती है। तो यह जोड़ने का काम जो है वह प्रोकैरियोटिक सेल में भी लाइगेज करता है, लाइगेज, और यूकैरियोटिक सेल में भी लाइगेज। यानी इसमें दोनों ही तरह की कोशिकाओं में एक ही एंजाइम लाइगेज काम करता है, जो ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स को जोड़ करके और एक जो है कंटिन्यूअस स्ट्रैंड का निर्माण करता है। इसके बाद ये जुड़ने के बाद होता क्या है कि जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया कि अब ये क्या होगा कि आगे बढ़ते, मतलब कि ये जैसे ही यह पूरा हो जाएगा, पूरा होने के बाद इसको हटाना पड़ता है, आरएनए को हटाना पड़ता है, और वहां आरएनए डीएनए से रिप्लेस होता है। तो पहले तो हटाने की प्रक्रिया होती है, वह रिमूवल ऑफ आरएनए प्राइमर्स। आरएनए प्राइमर जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 1 में एक ध्यान देने वाली बात है एक्सोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस जो है न्यूक्लियसेस दैट एंजाइम्स व्हिच कैटालाइज द रिएक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। तो एक्सोन्यूक्लियसेस और एंडोन्यूक्लियसेस दैट मींस दे एक्ट इन बिटवीन द स्ट्रैंड, यानी स्ट्रैंड के अंदर काम करते हैं, और एक्सोन्यूक्लियसेस दैट एक्ट्स ऑन द एंड ऑफ द स्ट्रैंड्स, यानी कि न्यूक्लियोसाइड्स के यानी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के सिरे पर जो काम करते हैं उसको एक्सोन्यूक्लियस कहते हैं, और जो बीच में कहीं कार्य करते हैं, अपना जो है एक्टिविटी करते हैं, तो उसको हम एंडोन्यूक्लियसेस कहते हैं। तो ये चीज हमें क्लियर होना चाहिए। एक्सोन्यूक्लियसेस मतलब कि दे ऑलवेज एक्ट एट द एंड ऑफ द न्यूक्लियोटाइड चेन। तो डीएनए पॉलीमरेज 1 जो एक्सोन्यूक्लियस होता है, वहां पर उसके द्वारा आरएनए प्राइमर्स को हटाया जाता है, और यहां पर आरएनएज एच, ये भी एक एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम है, आरएनएज एच, और यह क्या करता है कि यूकैरियोटिक सेल में जो रेप्लिकेशन होता है वहां पर आरएनए प्राइमर को हटाने का काम करता है। इसके बाद लास्ट जो है रिप्लेसमेंट ऑफ आरएनए विथ डीएनए। अब आरएनए को हटा दिया तो उतना जो है स्थान ही तो खाली हो जाएगा, तो अब इसको क्या किया जाता है कि फिर से डीएनए द्वारा इसको जोड़ा जाता है, जोड़ करके इसको पूरा किया जाता है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए पॉलीमरेज 1 यह काम करता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा यह काम करता है। और इस प्रकार से ये वेरियस एंजाइम, हालांकि एक एंजाइम इसमें जो है छुटा है जो टोपोआइसोमेरेज, पिछली वीडियो में मैंने इसकी चर्चा की थी कि यह कुंडली को फिर से मैंने एट ए टाइम वाइंड होने से, यानी कि फिर से उस कुंडली को बनने से तुरंत जो है रोक देता है, और तब जाकर के एसएसबीपी जो है वहां वर्क कर पाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि कौन कौन से एंजाइम जो है वो डीएनए रेप्लिकेशन में इन्वॉल्व है, और वेरियस स्टेप्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन में इनकी क्या भूमिका है, क्या रोल प्ले करते हैं, कैसे ये एक्ट करते हैं। अब जो है अंत में मैं फिर एक बार कहना चाहूंगा कि अगर आपको कहीं भी ऐसा लगता हो कि मुझे जो है बात समझ में नहीं आई, हालांकि मैंने जो है पूरा प्रयास किया है कि मैं आपको जो है बहुत अच्छी तरीके से, बहुत ही सिंपल वर्ड्स में समझा पाऊं, लेकिन आपको कहीं भी लगता हो कि वो चीज जो है आपको थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पाया है, तो आप जो है बेफिक्र बिना किसी संकोच के व्हाट्सएप के माध्यम से या ऐप के माध्यम से या फोन करके भी आप जो है अपने जो भी डाउट्स हैं उसको नोट करवा दें, और उसका जो है समाधान आपको उपलब्ध कराया जाएगा। एक चीज हम और ऐड करना चाहेंगे कि मैं इसको दोबारा कहना चाहूंगा कि यह चैप्टर जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, ये हमारे 12th का जो है, मतलब एक तरह से कहें टफ तो कुछ नहीं होता है। आप जब पढ़ना शुरू कर देते हैं एक बार, उसमें जब लग जाते हैं तो एवरीथिंग इज पॉसिबल, सारी चीजें जो है संभव है और सब कुछ बहुत आसान हो जाता है।
लेकिन थोड़ा बहुत आपको ऐसा लगेगा कि कुछ चीजें जो है वो बाहर जा रही हैं या कुछ चीजें जो है वो उतनी आसानी से समझ में नहीं आ रही हैं, तो थोड़ा सा टफ चैप्टर है, इससे जो है इनकार नहीं किया जा सकता। इसलिए आप जो है ज्यादा से ज्यादा ध्यान लगा के कॉन्सेंट्रेट होकर के वीडियो को देखें, नोट्स जो दिया गया है उसे पढ़ें, समझने का प्रयास करें। फिर भी नहीं हो पा रहा है तो वहां हम आपके लिए 24 घंटे उपलब्ध हैं और मैं आपकी यथासंभव मदद जरूर करूंगा।